अस्सलामुअलैकुम। आज है 28 जून 2026, 28 ऑफ जून 2026। आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में रेड अलर्ट होने जा रहा है, जस्ट लाइक योर टाई। Right. That means Mariam and I are on the same page. ऑन द सेम पेज। आर यू ऑन द सेम पेज? मतलब Actually, हाँ, मेरा नहीं ख्याल Mariam has anything to do with this. अच्छा उनका क्या ताल्लुक है पंजाब की लेजिस्लेशन हो रही है? अच्छा। मुस्लिम लीग नून के ही बंदे हैं, नहीं, उन्हीं बंदे के तो वो वर्कर अंगूठे हैं लगाने वाले तो वही जो हैं। जी। मगर इसके अंदर सियासी लोगों का तो कोई रोल नहीं है, सिर्फ अंगूठा लगाने का रोल है। अच्छा आप तो पंजाब जो है उसको अब बिल्कुल इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस के वाले करने वाले हैं। ये मोटी मोटी बात है। अच्छा ये जिस किस्म का कानून ये बनाने जा रहे हैं। हाँ, चले मेरा ख्याल है वो सारे सोच रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये बुझारत हम खोल देते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक बिल लाया जा रहा है जी, पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट। आज के दिन यानी कहा जा रहा था कि इसको मंजूर करा लिया जाएगा पंजाब असेंबली से, और ये बिल्कुल उसी बिल की तरह जिस पे आप पहले तनकीद कर चुके हैं, कमेटी से ये निकल चुका है। लेकिन ये कानून कब बनता है इसके ऊपर अभी सवालिया निशान है सेठी साहब। तो वो जो सवाल मैंने आपको तब किया था टेलीकॉम बिल के बारे में पूछते हुए कि आपको कैसा लगेगा कि ऑल ऑफ अ सडन आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए, आपका मोबाइल, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए, आपकी एग्जिस्टेंस ऑनलाइन कैंसिल कर दी जाए और फिर उसके बाद आपकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी हो, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग भी हो, कैसा लगेगा आपको? तुम क्यों शरारत करती हो ऐसे? वो पहले मैंने वो एक बच्चों की एक टॉय गन लेके और मैंने धमकी दे दी कि मैं पुन देंगा, क्लैश ऑफ ना लो, वो वायरल हो गया। अब तुम फिर मेरे से कुछ ऐसा खिलवाना चाहती हो? टॉय गन कह के ना हमने उसको अंडू करने की कोशिश की है। डैमेज हैज बीन डन। नो, व्हाट डैमेज हैज बीन डन। आप वायरल हो चुके हैं। मेरे को तो वाटर पिस्टल भी कोई नहीं यार, की गल्ला करते हो? So innocent. अच्छा नहीं अच्छा। तुम बस कर दो। अब मुझे एक बात बताएं, इस कानून को डिस्कस करने से पहले मोटी बात मैं कर दूं। मोटी बात यह है कि आप पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले कर रहे हैं जी हर एक चीज़। ये बात है गुंडों की, और आप एक्चुअली सारी प्रोविंस जो है ना वो आप पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले कर रहे हैं। इसके पीछे माइंडसेट क्या होगा? क्या ज़रूरत महसूस की जा रही है कि ब्रिटिश राज जैसा? नहीं, पहले मैं आपको बताऊं माइंडसेट तो क्या है। माइंडसेट तो इंटेलिजेंस एजेंसियों का माइंडसेट है। अब बात यह है कि ये क्या ज़रूरत पड़ी इस स्टेज पे इस किस्म की नया कानून बनाने की? क्या ज़रूरत क्या पड़ी वाकई? देखिए, मैं कहता हूँ कि मर्डर्स भी होते हैं, साजिशें भी होती हैं, सब कुछ चलता है, डिफेमेशन लॉज भी हैं, हर किस्म का कानून है आपके पास। और जब आपको कानून की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप डिसअपेयर भी कर देते हैं, कोई उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे ये बताएं, और जेलों में मुलाकातें कानून के तहत रोकी जाती हैं या क्या? मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन? तो अब अगर अब पंजाब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पीछे दुम की तरह से शुरू हो जाएगा तो यहाँ भी फिर उसी किस्म की सूरत हाल बन जाएगी। तो अब मुझे नहीं समझ आई कि इतने कानून हैं इनके पास किसी की हरकतें बंद करने के लिए, तो अब आप इस किस्म का कानून क्यों ला रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगली दफ़ा जब शहबाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा कोई बाहर जाएंगी ना जी, तो किसी गोरे जर्नलिस्ट के आगे खड़ी होंगी ना तो यही चीज़ें वो निकालेंगी। जैसे पहले इमरान खान के ज़माने में पैमरा और ये चीज़ें निकलती थी और पूछा जाता था तो आगे से जवाब कोई नहीं होता था। तो ये जो कानून बनाने जा रहे हैं, जैसे वो टेलीकॉम्स का कानून है या ये कानून है, इसमें भी उसी किस्म की हरकतें हैं। एक मर्डर जब होता है तो मर्डरर को गिरफ़्तार करके तफ्तीशें होती हैं, फिर कानून चलता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। मगर किसी स्टेज पे भी जब तक वो गिल्टी ना हो जाए आप उसके बैंक अकाउंट नहीं सीज़ करते, उसकी प्रॉपर्टी नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते। यहाँ तो ये है कि जिस दिन इंटेलिजेंस कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि जी आयशा जो है वो अब्यूज़ कर रही है, किसी को गाली गलौज दे रही है, तो खैर आयशा तो कभी गाली गलौज नहीं देगी। मगर अगर उन्होंने ये कह दिया कि जी वो गाली गलौज देगी, आपको बिफोर यू कैन प्रूव कि आपने मैंने तो गाली कोई नहीं दी थी, मैंने तो सिर्फ इसी कह दिया था, वो तो पंजाबी में चलता है, तो उसको पकड़ के ले जाएंगे आपको, बिकॉज दे डोंट लाइक योर फेस और दे डोंट लाइक कि आप इस किस्म के मुश्किल सवाल मुझे क्यों पूछती हैं। प्रोवोकेटिव सवाल जिसके प्रोवोकेटिव जवाब मिलते हैं फिर सारे तकलीफ में आते हैं। तो आप भी ज़रा सा हाथ हौली रखा करें ना। अब आप जब मुझे ये सवाल पूछेंगे तो मैं फिर वही जवाब दूंगा जो मैंने देना है, अगर नहीं पूछेंगे तो जवाब ही नहीं मिलेगा, तो अल्लाह खैर चला। तो अब बात ये है कि ये क्यों ये कानून किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है बताएं, किसे पाबंद करना है? किसका रवैया ऐसा है कि अंग्रेज दौर की याद आ रही है? अंग्रेज दौर ने तो पीछे छोड़ गए ना, उन्होंने अंग्रेज दौर तो गरीब हो बेचारे, कुछ भी नहीं थी जो है वे। अच्छा, इसमें कहते क्या है? कहते हैं जी कि एंटी सोशल बिहेवियर
एंटी सोशल बिहेवियर क्या है? बहुत सी चीज़ें हैं जी एंटी सोशल, मगर ये जो अब्यूसिव लैंग्वेज भी है उसके अंदर, क्या आप थोड़ी गाली गलौज करेंगे या किसी बंदे को अनोइंग पर्सन किसी को नाराज़ कर देंगे तो वो भी आपके खाते में आ जाएगा। अच्छा। और अगर मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, हम कोई बात इस कानून के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई शायद हम मिसअंडरस्टैंड कर जाएं और कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे दें इसके बारे में, तो वो भी पकड़ के ले जाएंगे सानू अंडर दिस एक्ट। अच्छा। और जब पकड़ के ले जाएंगे तो देन यू आर फिनिश्ड। इन द मीन वाइल आपकी प्रॉपर्टी, आपके बैंक अकाउंट, वो सारा कुछ ही ले लो के भाग जाएंगे, तो आपके पास रह ही कुछ नहीं जाएगा। बाद में पता चलेगा कि हो सकता है 6 माह के बाद जब यहाँ से सजाएं वाएँ हो जाएं तो उसके बाद आप अदालतों में घूमेंगे, तो फिर वहाँ शायद 2 साल के बाद आपको कहा जाए कि नहीं नहीं आपने तो कोई ऐसा काम नहीं किया था जो कि, तो ये मतलब है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो ये दिस इज़ टेरेबल, एब्सोल्युटली टेरेबल। इसमें एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कर दी उन्होंने, हमें इंसानों को जानवरों के साथ मिला दिया है। वो कहते हैं कि किसी जानवर के साथ भी आप ज्यादती करेंगे तो तुहानू फिर भी इंटेलिजेंस कमेटी, 3 लेवल की इंटेलिजेंस कमेटीज हैं, एक डिस्ट्रिक्ट की है, फिर डिवीजन की है और फिर प्रोविंशियल। तो सारा माहौल जो है पंजाब का, वो अब ये इंटेलिजेंस कमेटी जो है जिसमें पुलिस के सीनियर अफसर और एजेंसी के सीनियर अफसर बैठेंगे, मिल के फैसला मिल के फैसला करेंगे। अल्लाह दा खैर सला, ना तुसी हो ते ना असी हां ते ना कोई MNA वे ते ना कोई MP वे, अल्लाह दा खैर सला। सारा कुछ ही साइड दे एक नया दौर पैरेलल सिस्टम एक चलेगा, शुरू हो जाएगा, जिसको जिन्होंने पढ़ना है, जिन्होंने नहीं पढ़ना, जिन्होंने तकलीफ देनी है, शुरू हो जाएगी। ये व्हाट्स गोइंग ऑन? ये कैसे ये पंजाब असेंबली ऐसा एक्ट पास कर सकती है? अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारने जा रहे हैं ये लोग। इतने इनको तकलीफ हो रही है कि जी जो हुक्म आता है वही हमने करना है। तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, ख़त्म करें इन असेंबलियों को, लेट्स गेट ऑन विद लाइफ। ठीक है जी, क्लैशर का मैं ना कटा तुसी कट गए, आ जाओ और फारग कर दो सारा। क्या है यार ये, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? और ये मैं आपको बताऊँ, सब कानून अवेलेबल है इनके पास। किसी को साइलेंस करना हो, किसी डेमोन्स्ट्रेशन को रोकना हो, कुछ भी करना हो, रियासत कर सकती है, कोई चैलेंज नहीं है आजकल। तो अब मतलब मुझे ये बताएं इस कानून की ज़रूरत क्या है? अब PTI वाले कहते हैं कि जी ये तो हमारे लिए बनाया गया। अच्छा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाली गलौज PTI वाले करते हैं। अच्छा, इसमें उनसे रेलेवेंट गाली गलोची है हाँ, वो गाली गलौज जो है वो PTI वाले करते हैं ज़्यादातर। अच्छा। हम तो बाकी तो बड़े वो जो नून वाले हैं वो तो बड़े जी हुजूरी है उनकी, तो वो पंजाबी भी नहीं बोलते, वो तो सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा उनकी प्रेजेंस भी उस तरह से नहीं जिस तरह PTI। तो PTI वाले कहते हैं ये तो हमारे खिलाफ है। तो फिर उसका यही तरीका है कि PTI गाली गलौज करनी बंद कर दे, नहीं तो तरे जाओगे तुसी ਇਹਦੇ ਚ। बाकी चीज़ें छोड़े ना, गुंडागर्दी तो हर चीज़ को आप कह सकते हैं गुंडागर्दी। अच्छा, तो एक तो ये है कि इसके साथ जो इनकी ये नारकोटिक्स है, इसमें कोई गैम्बलिंग में अगर मुलव्विस होता है, अच्छा, वो सब ठीक है ना, या फेक टेस्टिमनी, वो सब ठीक है, वो तो पहले भी कानून में है। तो वो भी मौजूद हैं। और यहाँ इनके लिए हम तो जो प्रॉब्लम हमारे लिए आ रही है कि इसकी ज़रूरत क्या है? ये जो चीज़ आपने कहा गैम्बलिंग, जी, आपने कहा जी नारकोटिक्स हो गया, नारकोटिक्स, वो तो यार ऑलरेडी कानून है उनके लिए। तो अब इसमें आपने तो सारा कुछ ही ठोक दिया है। शराब की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त अगर वो वैसे ही कानूनी तौर पे बंद है जी, फिर तो इसकी अंदर डालने की क्या जरूरत है? चंदा अगर आप गैर कानूनी तौर पर जमा करते हैं, फ्रॉड वो ऑलरेडी है, फ्रॉड में आ जाता है, वो बड़े सेक्शन है PPC के। तो मतलब इसकी जरूरत क्या है? धमकी है, क्या है ये? तो आपके ख्याल में ये पास हो जाएगा पंजाब असेंबली से? वो तो देखिए कौन अगर कमेटी से निकल गया तो कमेटी के, तो आपको पता कमेटियों का हाल क्या है। आज ये हुकूमत में बैठे हुए हैं जी, वो दिन किसी न किसी दिन तो वो आना ही आना है ना, जब ये ऑपोजिशन में होंगे जी, फिर की करोगे तुसी? तो एक सियासी एक नज़म थी, क्या वो नज़म का तर्जुमा मैं करके सुनाता हूँ। हाँ। कि जब वो आए मेरे हमसाए को पकड़ के ले गए तो मैं देखता रह गया, मैं चुप रहा। फिर वो आए और मेरे एक दोस्त को पकड़ के ले गए, मैं देखता रहा, मैं चुप रहा। ऐसी चीज़ें चलती रहीं, किसी इधर चुके, अब मैं चुप रहा, मैं देखता रहा। तो जब वो मुझे लेने आए तो कोई मेरे लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। तो ये इनको नून लीग को इस बात को समझ आनी चाहिए ना, ये तो गुजरे हैं इन चीज़ों से और फिर गुजरेंगे। बाय द वे तारीख बड़ी जालिम है जी। तो अगर आपने फाशिज्म बनानी है यहाँ तो आप हुक्मरानों को कहें यार डायरेक्ट कर लो, यदि की ज़रूरत है, क्योंकि जवाब तो आपको असेंबली को देना पड़ता है ना, जवाब तो सिविलियंस को देना पड़ता है। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ अ टेरेबल लॉ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनके पास जो चाहे ये ऑलरेडी कर रहे हैं।
एवे बदनामी लाएंगे, इसके ऊपर दुनिया फिर बात करेगी, फिर ही वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज बनने शुरू हो जाएंगे। जी। और जब भी आप किसी को पकड़ के लेके जाएंगे इसके ऊपर, फिर सारा ट्विटर के ऊपर शोर शराबा शुरू हो जाएगा, फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले सवाल पूछने शुरू कर देंगे, फिर यूरोपियन यूनियन के अंदर सवाल खड़े होंगे, व्हाई डू यू नीड दिस। अच्छा, इसमें अपील का हक मौजूद होने पर भी आप इसको ठीक नहीं यार समझते? अपील क्या, अपील उन्हीं के आगे है जो आपको सजा दे रहे हैं। हाँ। Retired district and session judge and 2 members who shall be government servants retired in BS 19 or above. गवर्नमेंट सर्वेंट्स कौन अपनी पेंशन रुकवाना चाहता है? Right. सो जो तो मैं ये समझता हूँ ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ी जुल्म है ये। मेरा पहला इम्प्रेशन ये था कि वो पुराने कानून जो है, कॉलोनियल लॉज हैं, वो 2-3 थे, एक अयूब खान के ज़माने का था, उनको अगर आपने ख़त्म किया है तो मेरा ख्याल था कि उनके अंदर दोनों को मिक्स करके तो कोई उसी किस्म की कोई चीज़ कर देंगे। इन्होंने तो छिक्के चौके मारने शुरू कर दिए, वो सारा कुछ उनको फारग कर दिया, वो जो चीज़ें उनमें थी वो डाल के उसके ऊपर आप समझे एक पहाड़ और खड़ा कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इलेक्टेड लोगों के पास नहीं है इसकी स्क्रूटनी, इसकी कमेटी, ये तो सारे की सारी आपने रियासत के हवाले कर दी। जी, इंतज़ामी। इंतज़ामी तो वो तो ऑलरेडी हम तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन तो आप लेजिस्लेटर्स हैं, यू आर द इलेक्टेड पीपल, यू हैव टू मेक लॉज टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो आप तो बिल्कुल ही फर्क है, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सेठी साहब, आपने इससे पहले क्या निशानदेही कर दी कि टेलीकॉम बिल के पीछे आपने बताया था माइंडसेट क्या है या कौन इन्वॉल्व हो सकता है, आपने खुलेआम बता दिया था। इसके पीछे कौन है, इसका तायुन कैसे होगा, इस पे भी कोई कमेटी बिठाएंगे तो पता चलेगा कि मोटिव नहीं, ये देखें ना, ये तो प्रोविंशियल है ना, मरियम बीबी और अहमद खान साहब का ताल्लुक है, मलिक अहमद खान साहब वो इसमें बात भी कर रहे हैं। और मलिक साहब जो है, मैं समझता हूँ आई विल बी शॉक्ड अगर मलिक साहब, अब मलिक साहब बेचारे क्या करेंगे। कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन तक पहुंची हैं वो आवाज़ें जो ट्विटर के ऊपर या आर्टिकल्स वगैरह में, न्यूज़ आर्टिकल्स में बुलंद हुई हैं, वो कह रहे हैं कि वो देखेंगे इसको। क्या देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि अब्यूसिव लैंग्वेज कह रहे हैं जी कि अब्यूसिव लैंग्वेज, अभी अब्यूसिव लैंग्वेज कौन सी है, किसको आप अब्यूज समझते हैं? जिससे दूसरा खफा हो जाए, जिससे दूसरा खफा हो जाए या दूसरे को लगे कि गाली दी है। खफा तो बड़ा चीज़ सा हो सकता है बंदा, ज़रूरी नहीं कि आप अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करें। बंदे तो आजकल एवं ही खफा हो जाते हैं, धक्का लग गया तो खफा हो गए, उन्होंने जानते जानते सड़क ते धक्का लग गया तो वो कह रहे वो तेरी, तो बस फिर फड़ो, चलो जी उस बंदे को फड़ना तो पकड़ दकड़ शुरू हो जाए। ये क्या है यार, आई मीन आई एम शॉक्ड। ठीक, और ये आई टेल यू, ये इट विल बी अ टेरेबल डे व्हेन द पंजाब असेंबली पासेस दिस। मैं आपको बताऊं, ये पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है ना, देखिए ना, यही चीज़ें होती हैं, नून लीग कर जाएगी अगर करने पड़े। ये इन्होंने पंजाब में क्यों किया है, अब सवाल ये है क्यों किया है। पंजाब में ही शोरिश ज़्यादा रही है और पंजाब में एक सियासी जमात का बड़ा जोर है जी, और उस समाज सियासी जमात को फारग नहीं अभी तक नहीं हुई, वो सीधी सी बात है। और डर ये लग रहा है कि आगे लोकल बॉडी इलेक्शन भी करने पड़ेंगे जी, और ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। ठीक, इसके पीछे मोटिव आपको ये तो ये बिल्कुल यही मोटिव है, और क्या हो सकता है। एंटी सोशल बिहेवियर भी इसमें स्पेशली मेंशन किया गया, वो भी। और देखिए सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम तो पीटीआई पे लगता है ना, एंटी सोशल बिहेवियर। ठीक, मैं कहता हूँ इसमें एक चीज़ मिसिंग है। क्या? इसमें इसकी एक्सटेंशन जो है ना, वो यूके और यूएसए और दुबई तक करनी चाहिए, कि जो पाकिस्तानी वहाँ भी बैठ के अब्यूसिव बिहेवियर करते हैं, और भी फाड़ लाऊंगे, और इसको अमेंड करें, थोड़ा सा और तकड़ा करें इसको, कि वो भी डाल दें कि जी दिस अप्लाइज टू पीटीआई एंड ऑल अदर सियासी जमातें एंड पीपल जो लंदन में हैं, जो तंग करते हैं और गाली गलौज करते हैं, और जब आप शॉपिंग करने जाएँ तो पीटीआई वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं, नारेबाजी करते हैं। यहाँ तो ये हाल है, तो ये फिर पीटीआई ओरिएंटेड है, आपका ख्याल है? नहीं, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है, इसमें ऐसा कोई मेंशन भी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि खुलकर सामने आया जाए और बताया जाए कि इसका टारगेट क्या है। नहीं, खुल के कैसे आएगा, वो सबको ही खाता लिया जाएगा ना। सो मैं तो ये समझता हूँ कि ये इट्स नॉट जस्ट पीटीआई, इट इज़ ऑल क्रिटिकल कमेंट। और आजकल आपको पता ही है जो हालात है। ठीक है, इस नौइयत के बिल्स आ रहे हैं जिनके ऊपर वसी पैमाने पर एतराज़ किया जा सकता है, और ज़ाहिर है इससे सियासी जमातों को जो कि अवामी नुमाइंदा होती हैं उनकी साख को इन द लॉन्ग रन नुकसान पहुंच सकता है, और इन द शॉर्ट रन एज़ वेल। बट अब इस बात की किसे परवाह है। अब आगे बढ़ते हैं सेठी साहब, और आलमी हालात के तनाजुर में दाखिली मामलात की बात कर लेते हैं। जब भी हम डिस्कस करते थे आलमी मामलात के दुनिया भर में ये चल रहा है, तो आप तवज्जो दिलाते थे कि हमें डोमेस्टिकली भी कुछ चीज़ें देखनी होंगी, कुछ ख़तरात ऐसे हैं जो हमारे मुल्क के अंदर मंडला रहे हैं, और ऐसे में पाकिस्तान जो एक अरसे से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है और सह रहा है इसके हमले,
वाक़यात मुख्तलिफ तवातर से होते रहते हैं और हमारी फोर्सेस का ऑपरेशन भी जारी है। अभी हाल ही में जो वाक़या कराची में हुआ, एक अटैक जिसने सबको चौंका के रख दिया और इसकी जिम्मेदारी भी जमातुल अहरार ने कबूल कर ली है, इससे बहुत पहले सेठी साहब ने क्या प्रेडिक्ट किया था जब एक अटैक हुआ था? एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो तकड़ी होगी, इंटरनल क्या हाल है? अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात हमारे ठीक नहीं है, और अभी तक ये जो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म है ये खत्म नहीं हुए। ये कोई छोटा एक्ट नहीं है बन्नू के अंदर। जो खबरें आ रही हैं कि 15 लोग शहीद हो गए, तो दिस इज अ बिग थिंग, और ये प्लान्ड ऑपरेशन था। और ये ऐसे नहीं है कि जनाब कोई उठ के आ गया और कर दिया है। ये उन्होंने प्लानिंग की है कि जब आप जश्न मना रहे हैं और दुनिया से आप तारीफें अपनी करवा रहे हैं और इतने अहम आपका रोल बन गया इंटरनेशनली, तो कौन सी ताकतें हैं जो आपको दिखाना चाहेंगी इन अ पुअर लाइट? ये कौन चाहेगा कि आपको ये इंप्रेशन आपके बारे में इस वक्त, जब आप एक इंटरनेशनल इंप्रेशन देना चाह रहे हैं और कंसोलिडेशन एंड डिप्लोमेसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रीजनेबलनेस। तो ये तो एक ही मुल्क है, वो है इंडिया। अब बलूचिस्तान के अंदर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां भी कोई ना कोई इस किस्म की अटैक आएगी और इस किस्म का टेररिस्ट इंसिडेंट होगा। तो ये मैं क्यों कहता हूँ कि वहां होगा? मैं इसलिए कहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो हालात हैं वहां एक दो बड़ी दिलचस्प किस्म की तब्दीलियां हुई हैं। आज की खबर ये थी कि इंडिया के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी CDS जो उनका है जी, वहां उन्होंने एक नए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को लगाया। सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल को नहीं लगाया, रिटायरमेंट से एक जनरल को उठा के लेके आए और उसको लगाया। और वो कौन है? वो साहब है जिन्होंने कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान फ्रंट के अंदर सर्व किया, और सर्विंग के बाद वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के दफ्तर में काम करते रहे। तो ये अजीत डोवल साहब ने उनको अपने बंदे को निकाल के और फिर अब हेड ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस लगवा दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बिकॉज इससे ये मतलब है कि अजीत डोवल साहब की जो डॉक्ट्रिन है ऑफेंसिव डिफेंस की, वो फुल फ्लैश चलेगी। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई इस किस्म की चलती रहेगी और पूरी कोशिश होगी कि उसको कमज़ोर किया जाए पाकिस्तान को। आप इंडिया को रूल आउट ना करें। इस वक्त इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का रोल को कोई अहमियत मिले, और इंडिया की पूरी कोशिश होगी दोवल डॉक्ट्रिन के तहत कि पाकिस्तान को डिरेल किया जाए, कमज़ोर किया जाए। सेठी साहब, ये आपकी प्रेडिक्शन थी कि बलूचिस्तान और ज़ाहिर है हब और फिर हब से कराची ये अटैक्स हो सकते हैं, और कराची में अटैक हो गया। बलूचिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 8 दहशतगर्द मारे गए फितनतुल हिंदुस्तान के। कल मैंने आपसे ट्रैक 2 की बात की, बैकडोर चैनल की बात की, तो वहाँ तो आपने बताया कि क्या हो रहा है, तो उसके साथ साथ ये पैरेलल ऐसी कोशिशें क्यों की जा रही? नहीं, देखिए, इसीलिए की जा रही हैं क्योंकि टेररिज्म वहाँ से अफ़गानिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया के कहने के ऊपर और सप्लाई लाइंस खोलने के ऊपर। तो इंडिया, और हम हर जगह पे यही कह रहे हैं कि जी इंडिया करा रहा है, इंडिया करा रहा है। तो इंडिया अपने बारे में जो ये इम्प्रेशन जो अब क्रिएट हो रहा है हकीकत के ऊपर जो मबनी है, इंडिया वहाँ बताना ये चाह रहा है कि हम तो अमन चाहते हैं, हम तो ये इस किस्म की प्रपोजल्स फ्लोट कर रहे हैं कि इंडस वाटर्स हम नहीं कुछ करते, आप जहाज़ खोल दें, पीपल टू पीपल खोल दें, ये कर दें वो। तो एक ये काउंटर, ये प्रोपेगेंडा है जो इंडिया के अंदर। और ये जो सारी जो है जी कि ट्रैक 2 के ऊपर ये बात हुई, जो कि हुई नहीं, जो कि किसी उसकी कोई अहमियत नहीं है। जो ट्रैक 2 का जो 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 इंडिया चला रहे हैं, आज तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी कह दिया, कल मैंने कहा था इस नॉनसेंस, कोई बातचीत नहीं चल रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और वहाँ वीलॉग्स लिख किए जा रहे हैं कि जी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया की तरफ से, ये वो, अब देखना है पाकिस्तान क्या करता है क्या नहीं करता। दिस इज़ ऑल ए प्रोपेगेंडा। एक माहौल, एक डायलॉग, एक बनाया जा रहा है जस्टिफिकेशन कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं यहाँ, और ये मैं आपसे कह रहा हूँ इसको रोकेंगे नहीं वो। दिस इज़ हाइट ऑफ प्रोवोकेशन, वो करते चले जाएंगे और उधर से ये इम्प्रेशन देंगे कि वी वांट पीस, हम तो नॉर्मलाइज भी करना चाहते हैं। और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि ये ट्रैक 2 है उसके अंदर कश्मीर डिस्कस ही नहीं किया। हाँ, ये कल मैंने आपको जो बताया उसमें कश्मीर का इशू नहीं था। वो कहते हैं कश्मीर को आउट कर दिया पाकिस्तानियों ने भी और इंडियंस ने भी जी। तो कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी कश्मीर को आउट कर दें? तो ये सारा एक पूरी कैंपेन चल रही है, एक बयानिया बन रहा है कि दुनिया को बताने के लिए कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं और ये पाकिस्तानी जो है ना ये गड़बड़ करते हैं और फिर ये जो है इनके अपने मसाइल हैं अफगानिस्तान में और हमारे ऊपर डाल रहे हैं। और देखिए ना, यहाँ हमारे आज़ाद कश्मीर में कुछ छोटी मोटी कुछ एहतजाज वगैरह हुए तो इंडियन चैनल्स ठा करके आ गए कि जैसे कि कुछ सेसेशन मूवमेंट शुरू हो गई है और जैसे कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। तो ये दिस इज़ ऑल प्लान्ड थिंग बाय दोवल साहब, रॉ कर रही है ये। सो आई थिंक वी शुड कीप दिस इन माइंड कि इंडिया की तरफ से कोई भी अगर प्रपोजल आती है
वाया अनऑफिशियल चैनल्स, उसको बिल्कुल नहीं घास डालना चाहिए। इट विल बी पार्ट ऑफ अ प्रोपेगेंडा वॉर। और वज़ीर आज़म का ये कहना है कि पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से नबर्द आजमा है। जब हमें पता है कि एक मुल्क ऐसा बैठा है और वो इस नौयत की कार्रवाइयाँ कर सकता है, तो फिर हमारे इकदाम क्या होने चाहिए? क्या हमें इससे पुल आउट कर लेना चाहिए इस नौयत की मीटिंग्स में बैठने से, जो ट्रैक 2 की बात हो रही है, जिसको हिंदुस्तान टाइम्स अपने रंग से पेश कर रहा है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए वेदर ये ट्रैक 2 चलाना चाहते हैं कि नहीं। अगर ये गवर्नमेंट ये कहती है कि ट्रैक 2 भी नहीं, ये हमारे लोग जाते हैं इनको रोक देते हैं, हाँ। तो फिर एक और इंडिया फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर उस देगा, पे नैरेटिव बना उस पे नैरेटिव बनाएगा कि देखें हम तो टेबल पे आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में डायरेक्ट भी करना चाहते हैं, इनडायरेक्ट भी करना चाहते हैं, और ये देखें ये बात ही नहीं करना चाहते। इसका मतलब है दे आर द वंस हु आर वॉर मंगर्स। ये जंग चाहते हैं, ये फसाद चाहते हैं, और इन्होंने हमारे कश्मीर में भी किया है, और एक आध फिर हो सकता है एक फॉल्स फ्लैग कर दें या अपने बयानियों को मजबूत करने के लिए। तो दिस इज़ इंडिया किसी सूरत में भी अंडर नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी आपके साथ अमन नहीं चाहेगा। अब ऑल द मोर बिकॉज अब उन्होंने यूएई और इजराइल के साथ इकट्ठ कर लिया है, और आपको पता ही है इजराइल का क्या मौक़िफ़ है। यूएई का तो नहीं है वो मौक़िफ़, मगर एक पूरा एक स्ट्रेटिजिक अलायंस बन रहा है वहाँ, और इजराइल फुल फ्लेज्ड अब आ गया है हिंदुस्तान के। तो इसका भी मैंने कल डिस्कस किया। जी ठीक, अब आपने यूएई और इजराइल की बात ही कर दी, तो इस एक्सेस या नेक्सस की बाबत इंडिया में भी हाहाकार मची है, और जाहिर है ऑपोजिशन जमातें नरेंद्र मोदी और उनकी स्ट्रैटेजी को तनकीद का निशाना बना रही हैं, और इस सिलसिले में सोनिया गांधी साहिबा का एक आर्टिकल इस वक्त मौजूए बहस है। लेकिन वो टारगेट किसे कर रही हैं और उसकी बुनियाद क्या फराहम कर रही हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सिटी साहब, ये माजी करीब में ही हमने भारत की पॉलिसी इजराइल बाबत, गज़ा, फ़लस्तीन बाबत तब्दील होती देखी, और अब एक तवाना आवाज़ सामने आई है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लीडर हैं सोनिया गांधी साहिबा, उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है 27 जून को, जिसमें वो ये जो साइलेंस है उसे मुजरिमाना करार दे रही है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, और उस बारे में उन्होंने एक यूएन के आज़ादाना कमीशन की रिपोर्ट को बुनियाद बनाया। आप क्या समझते हैं कि इस सारे मामले में ये इस बात का रिफ्लेक्शन है कि कांग्रेस इस पॉलिसी से बुनियादी तौर पर इख्तलाफ रखती है, या इसकी वजूहात कुछ और हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस बुनियादी तौर पर ये जो अलायंस बन रहा है विद इज़राइल उसके ख़िलाफ़ है। इस मजमून के अंदर दो लाइनें भी नहीं हैं कि ये जो आपकी अलायंस बन रहा है ये मत बनाया, हवाला भी नहीं दिया। सिर्फ एक इशू का खड़ा किया है कि हमेशा हम न्यूट्रल रहे हैं फ़लस्तीन के मामले के ऊपर, और अब ऐसे लगता है कि हम फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हुए हैं इजराइल के, हमने उसको कंडेम भी नहीं किया। एक मॉरल अखलाकी इशू खड़ा कर दिया सोनिया गांधी साहब ने, सियासी इशू नहीं खड़ा किया। अब ये तो बहुत कन्वीनियंट चीज़ है ना कि आप कहें कि जी कि वहाँ इतना जुल्म हो रहा है और हमने कोई उसको कंडेम भी नहीं किया। ठीक, मगर ये मतलब इसका ये नहीं है कि आप इजराइल के साथ जो हथियार खरीद रहे हैं वो मत खरीदें, इजराइल के साथ जो इकट्ठ कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान वो मत करें। अच्छा। इजराइल के साथ जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस आप बना रहे हैं वो मत करें। ये कांग्रेस वाले नहीं कह रहे। मेरा अपना वो मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल इत्तफाक है कि फॉर वेरियस रीजंस यूएई के साथ अलायंस होना चाहिए, अमेरिका के साथ अलायंस होना चाहिए। सिर्फ ये क्योंकि इंडिया के अंदर भी जो यंगर जनरेशन है, इवन दो वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मगर फिर भी जेन ज़ी जो है वो इस वक्त उससे पता अगर अमेरिका के अंदर वो इजराइल के ख़िलाफ़ हो सकती है क्योंकि जेनोसाइड की है उसने, तो इंडिया के अंदर तो और भी ज़्यादा है ना कि एंटी अमेरिकनिज्म तो इंडिया में काफ़ी अरसे से थी। तो अब ये कांग्रेस उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है कि चले हमें थोड़ा सा मौका मिला, अपने गुड्डी उड़ाएं थोड़ी सी, और हम ये बात करें कि देखिए वहाँ इतना जुल्म जिसके बारे में उन्होंने हवाले दिए हैं, ये है वो, और रिपोर्ट के कि ये आप करें, आप कुछ कंडेम तो करें, कुछ बात तो करें आप किसी फोरम पे, ये वो आप क्यों चुप हैं? ये इससे ज़्यादा वो कांग्रेस आगे जाने के लिए तैयार नहीं है कि जी आप ये पॉलिसी गलत है कि आपने इसराइल को जप्पी डाल ली है उस वक्त जबकि इसराइल जो है दुनिया उसको कंडेम कर रही है, और आप बिल्कुल एक कैंप में चले गए हैं जबकि पहले तारीखी तौर पर किसी कैंप में नहीं थे, न्यूट्रल थे। बल्कि आप तो गल्फ ममालिक की हमदर्दी लेते थे, उनके साथ अलाइन थे। तो अब आपने और ईरान के साथ आपका तल्लुकात है, वो भी आप उसको भी आपने खराब, इधर तो गए नहीं। वो तो सिर्फ एक अखलाकी तौर पे कि जी आपने कुछ नहीं कहा, और मैं समझता हूँ इसका सिर्फ टारगेटिंग ये है कि जो एंटी
जो लोग वहाँ इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी है वो समझती है इसराइल ने जेनोसाइड की है, उनको अपने पास रखने के लिए देखिए हम तो फिर भी खड़े हैं, हम तो बात कर रहे हैं इसकी। आई थिंक इससे ज़्यादा इसके वोट बैंक के लिए आपके ख्याल में? एब्सोल्युटली नथिंग मोर देन दैट। ओके, मगर कोई स्ट्रेटेजिक इसके अंदर के जी ये पॉलिसी जो है आपने जो अलायंस बना लिया है इसराइल के साथ, आप ये आप क्या आप वहाँ गए थे और आप जफियाँ डाल के आए हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए था, इधर हवाला ही नहीं है। इखलाकी सतह पर तनकीद की जा रही है उन मजालिम के हवाले से। मगर स्ट्रेटेजिक लेवल पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं कांग्रेस में। ठीक है, इसमें वो वैसे भी कह रही हैं कि कोई इसकी इखलाकी या मनतकी तोजी नहीं है नरेंद्र मोदी हुकूमत के पास, जो वो मुसलसल खामोशी इन मजालिम के ऊपर इख्तियार किए हुए हैं, जबकि आलमी बरादरी दूरी इख्तियार कर रही है इसराइली हुकूमत से। एनीवे सेठी साहब, एक मामला जो बदस्तूर ताज़ा है और अभाम का शिकार है वो है इसराइल, अमेरिका और ईरान का मामला, जिसमें अभी ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची इराक़ के दौरे पर हैं, वहाँ मुलाकातें कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा के हवाले से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और अभी ख़बरें आ रही हैं कि बहरीन से कोई डेलीगेशन पाकिस्तान आ सकता है। आप देखें मामलात किस तरफ जाते हैं, अगला दौर कब होता है। लेकिन कल आपने एक इशारा दिया था कि यूएस या अमेरिका के पेश नज़र क्या है कि वो थोड़े एहतियात से काम ले रहा है, तो आपने कुछ रीस्टॉक करने की बात की थी कि उनके हथियारों के ज़खायर कम हो रहे हैं, तो उस ज़िम्मे में आपने कहा था आप जिक्र करेंगे कि हक़ाइक़ क्या कहते हैं। तो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो कितने ख़तरनाक हैं या किस नौइयत के इशारे दे रहे हैं? कल मैंने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों इंटरेस्टेड है इस वक्त, ये MOU में क्यों साइन किया जी। मैंने कहा था एक तो ये है कि उनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो 80% ख़त्म हो गए हैं, वो इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा ये है कि कहीं कहीं पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें जो हैं $6 पे चली गई हैं, $3 से $6। तकलीफ़ हो रही है, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, उनका जो एजेंडा था कि फॉरएवर वॉर्स में हमने नहीं जाना, हाँ हमने कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी, तो ये सारे इश्यूज थे जो कि डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ़ दे रहे थे, बिकॉज जो उनके वादे थे उनके बरक्स थे ये। तो एक तो ये प्रेशर था उनके ऊपर कि जी कुछ इस वक्त कुछ थोड़ा सा हाथ हौली रखा जाए, रिट्रीट की जाए, धमकियाँ अपनी जगह पे, मगर लेट्स नॉट गो फॉर ब्रीदिंग स्पेस ले ली जाए थोड़ी सी। अच्छा, तो उस सिलसिले में मैंने कहा था एक और फैक्टर भी है क्या? और वो फैक्टर मैंने ये कहा था कि जो हथियार हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो इसराइल को दिए हैं ईरान के ख़िलाफ़, जो ख़ुद इस्तेमाल किए हैं, उन हथियारों की स्टॉक पाइल भी कम होती जा रही है और इस लेवल पे आ गई है कि अब अगर कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट कहीं होती है, फॉर एग्जांपल विद चाइना या यूक्रेन के अंदर कोई और देना पड़ जाता है, तो इनके इतने लो लेवल पे चले जाएंगे कि इनकी सारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो तब्दील हो जाएगी और इसलिए उनको ये कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा हम और अपने स्टॉक्स को डिप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 से 4 साल लगेंगे। ऑलरेडी जितना इन्होंने खर्च कर दिया है, जो मिसाइल्स और रॉकेट्स और ड्रोन्स और जो भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, सरफेस मिसाइल्स, मैं उसके हवाला देता हूँ आपको, और वो जो है उनको 1 से 4 साल लग जाएंगे पुराने लेवल पे लाने के लिए। अच्छा। इसलिए इस वक्त इट इज़ नॉट इन अमेरिकाज इंटरेस्ट कि कोई फुल फ्लैश वॉर हो जिसके अंदर और ये हथियार जो है इस्तेमाल हो और आपकी स्टॉक पाइल गिरे, हाँ वो इसराइल को देने पड़े या डायरेक्ट करने पड़े। अब सिचुएशन क्या है, अब वो कहते हैं जी कि एक टोमाहॉक मिसाइल को कोई $2.6 मिलियन एक बनती है, और जब ये जंग शुरू हुई उससे पहले अमेरिका के पास 3100 टोमाहॉक्स सप्लाई लाइन में थी। कहते हैं उनमें से कोई 1200 के करीब ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुकी हैं। अच्छा। तो आप समझिए कि टोमाहॉक्स जो हैं 33% कम हो गई हैं और वो जो स्टॉक लेवल था वो उनका नॉर्मल स्ट्रेटेजिक रिजर्व थी। अब ये जो 33% कम हुई हैं, जो 1200 कम हुई हैं, इनको अगले 4 साल में ये पूरी हो सकती है। अगर आज से ये इकट्ठा करनी शुरू कर दें और ना खर्च करें तो 4 साल लग जाएंगे इनको। दैट्स नो जोक। तो ये बहुत और टोमाहॉक वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल जी, मिनाब पे अटैक में यही इस्तेमाल हुआ। उसके बाद एक और मिसाइल है जिसे कहते हैं जैसम मिसाइल, वो भी $2.6 मिलियन की बनती है। वो शुरू से इनके पास कोई 4-4.5 हज़ार के करीब इनके पास मिसाइल्स थी, उनमें से भी 1200 इन्होंने खर्च कर दिए और अगर जो 1200 फिर बनाने में इनको फिर 4 साल लग जाएंगे। इसी तरीके के साथ एक पेट्रियट मिसाइल्स हैं जो कि सरफेस टू एयर हैं, जिसके साथ जहाज़ों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं। वो $1.6 मिलियन की एक थी, जिनमें से शुरू में इनके पास 90 थी, जिसमें से 70 के करीब ख़त्म हो गई हैं और इनको फिर 4 साल लग जाएंगे वो बनाने में। SM-3 वो 28
$0.7 मिलियन की बनती है, 410 इनके पास पहले थे, 250 के करीब इस्तेमाल कर दिए और 5 साल से ज़्यादा लग जाएंगे इनको पूरा करने में। SM-6 ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी, ये $5.3 मिलियन की एक थी, जंग से पहले 1100 से ज़्यादा इनके पास स्टॉक में थी, इनमें से 300-350 के करीब इन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं और ये भी 5 साल लग जाएंगे इनको पूरा करने में। थर्ड मिसाइल जिसका बहुत सुना है आपने, इसराइल बहुत इस्तेमाल कर रहा है, थर्ड मिसाइल्स, वो कोई $15.5 मिलियन की एक मिसाइल है। 350 के करीब इनके पास पहले मिसाइल्स थी, जिसमें से कोई 200-250 के करीब इन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं और सिर्फ 50 और अगले 5 साल लगेंगे इनको वो भी पूरी करने में। और पेट्रियट मिसाइल्स $3.9 मिलियन की एक, इनके पास कोई 2300 के करीब मिसाइल्स थी, जिसमें से इन्होंने कोई 1500 के करीब इस्तेमाल कर लिए हैं और इनको 4 साल लग जाएंगे इसको पूरा करने में। तो बात ये है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे ज़्यादा अगर कम हो गया तो मसला बन जाता है पेंटागन के लिए। और उन्होंने, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी कंपनीज जो ये प्रोड्यूस करती हैं उनको वाइट हाउस बुलाया, मीटिंग करते रहे, उनको कहते रहे बनाओ बनाओ बनाओ, कहने लगे जी रातों रात ऐसी बटन बना के नहीं बना सकते, नहीं हो सकता, ये तो बहुत मुश्किल काम है। और इसके अंदर बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं जो कि चाइना से आते हैं और चाइना ने टाइट किया हुआ हमें, तो ये हम कैसे करेंगे? वहाँ आपके तल्लुकात ठीक नहीं है, आप सैंक्शन लगा के बैठे हैं और उधर से चाइना से हमने ये चीज़ें लेनी है इसके अंदर डालने के लिए और आप कह रहे हैं कि जी जल्दी जल्दी करो। तो ये एक बहुत सीरियस कंस्ट्रेंट है, रुकावट है डोनाल्ड ट्रंप का कि वो इस जंग को उसी पैमाने तक उसी तरीके के साथ आगे नहीं बढ़ा सकता शॉर्ट टर्म के अंदर। अब वो और बात है कि बाद में ये फिर एक छोटा मोटा झटका लगाने की कोशिश करें कि चले एक और करते हैं ईरान को सबक सिखाने के लिए, मगर उसके साथ काम नहीं बनेगा ना। अगर इतने स्टॉक पाइल उन्होंने किसी की 50% से ज़्यादा, किसी की 33% से ज़्यादा आपने इस्तेमाल कर ली और क्या मिला? अभी भी दुनिया कह रही है आप हार गए, ईरान जीत गया, तो फिर और आपके पास क्या रह गया? इस बारे में एक सवाल भी आया हुआ है, उसे आगे चल के शामिल करेंगे, लेकिन सेठी साहब इस गैप को ब्रिज करने के लिए कहा जा रहा है कि पेंटागन की कोशिश है कोई सेकंड सोर्स सप्लायर्स लाए जाएं सामने। नहीं, सेकंड सोर्स सप्लायर्स क्या हुआ? ये है कि एक ज़माने में अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के पास कोई मेरा ख्याल है कोई 50 के करीब सप्लायर्स थे, अब सिर्फ 6 बड़े बड़े रह गए। तो उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री थी उसको आउटसोर्स करके बाहर कर, अ लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स ये खुद बना रहे थे, वो उन्होंने चाइना को दे दिए बनाने के लिए, सस्ते थे। अच्छा। तो अब वो कंपनी जो थी अमेरिका के अंदर बैठ गई, तो अब वो कंपनीज ही नहीं रही जो बना सकती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग बेस ही नहीं रहा अमेरिका में। इन्होंने ग्लोबलाइजेशन करते करते सारा मोस्ट ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन्होंने आउटसोर्स कर दी। कोई इंडिया में बन रही है, कोई उधर बन रही है चाइना में, और अब जाके ये रोड ब्लॉक्स उनको समझ आ रहे हैं। तो इसीलिए इस वॉर को चलाना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। और पेंटागन ने $80 खरब भी मांग लिए हैं, ऊपर से 1.5 ट्रिलियन का बजट भी मांग लिया और उसके अलावा और भी बहुत कुछ, $80 खरब भी मांग लिए फौरी तौर पर। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त इज इन डीप ट्रबल, डबल ट्रबल इस वक्त, क्योंकि अगर वो अपने एलाइज को हथियार देना चाहें तो उसकी फराहमी में भी उन्हें रुकावट होगी, ना सिर्फ ये कि इस जंग के लिए। अच्छा, जब जिक्र हो रहा है इन वेपन्स के ज़खायर का सेठी साहब और इस सारे क्राइसिस का, तो दुनिया में जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तेल की सप्लाई मुतासर हुई तो क्राइसिस आया, कीमतें बढ़ गई, नुकसानात भी हुए, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे शुबाजात हैं जिनको फ़ायदे भी हुए, वो क्या क्या हैं? हाँ जी बिल्कुल, उसके भी बारे में भी मैंने ये निकाला हुआ डेटा थोड़ा सा। ब्रिटिश पेट्रोलियम $3.2 बिलियन की प्रॉफिट और हथियार बेच रहे थे। अच्छा। तो सिर्फ तेल की इशू नहीं है, हथियार बेचने में भी बड़े प्रॉफिट्स हैं, जंग में फ़ायदा। तो 3.2 बिलियन की इस साल प्रॉफिट शो की उन्होंने पहले क्वार्टर में। उसके बाद शेल जो तेल की कंपनी है, उन्होंने $6.9 बिलियन कमाया प्रॉफिट में एनर्जी मार्केट्स में। टोटल एनर्जी से कंपनी अमेरिकन की $5.4 बिलियन की प्रॉफिट। JP मॉर्गन फाइनेंशियल 11.6 बिलियन रिकॉर्ड ट्रेडिंग रेवेन्यू। और बाकी US बैंक्स जो हैं उन्होंने कोई 47 बिलियन प्रॉफिट्स कमाए हैं। मार्केट एक्टिविटी हो रही थी ना, ऊपर नीचे ये वो, हर दफ़ा ऊपर होता है, नीचे बैंक अपनी कमीशन ले लेते हैं, ट्रांसफर फंड्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसलिए आई थिंक, और उसके अंदर जो डिफेंस कंट्रैक्टर्स हैं, लॉकहीड मार्टिन हो गया, BAE हो गया, बोइंग हो गया, नॉर्थरॉप ग्रमन हो गया, सबके रिकॉर्ड प्रॉफिट्स आ रहे हैं, सबके रिपोर्ट आ रहे हैं। इसी तरीके के साथ जो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज हैं, नेक्सटेरा एनर्जी, वेस्टास, ऑर्स्टेड,
ऑक्टोपस एनर्जी, सब के ओवर 50% राइज इन प्रॉफिट्स। ऑयल जायंट्स हैं, एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, इनकी भी प्रॉफिट्स जो हैं दे आर सिग्निफिकेंट बिफोर द वॉर कंपेयर टू आफ्टर द वॉर, देयर प्रॉफिट्स आर हायर। तो ये इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। और इसमें जो जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फैमिली ने जो अरबों और डॉलर्स कमाए हैं बाय ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक मार्केट, वो उसकी आप बात ही ना करें। उसके ऊपर भी पूरी डेटा अवेलेबल है, मगर ज़ाहिर है क्योंकि उसके ऊपर अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो जाए तो सू कर देते हैं लोग, इसलिए वो डेटा बाहर नहीं आ रहा है। मगर सारे बात तो उसी की कर रहे हैं कि बिलियंस के अंदर एक पॉलिसी बनाना, एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का आना कि जी सब हो गया जी, MOU साइन हो जाएगा। मार्केट जो है कहती है वाह, और मार्केट जो है वो तेल गिरना शुरू हो जाता है प्राइस। तो उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है जो ये बयान देने से पहले जो हाई प्राइस पे तेल बेच देते हैं या स्टॉक्स बेच देते हैं कि जी सानू 10 रुपये मिलते पे ने, एक कल 20 मिनट के बाद अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद ही 10 के 5-7 रह जाएंगे। तो दिस इज व्हाट दे बीन डूइंग। कुशनर एंड कंपनी एंड विटकॉफ, ये सारे और उनके बेटे, ये दे आर ऑल मेकिंग मनी ऑन डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट्स। और ये अब इल्ज़ाम नहीं, ये रिपोर्टिंग हो रही है, वहाँ कांग्रेस के अंदर सवाल खड़े हो रहे हैं और इनके ऊपर इंक्वायरी भी होगी, आप देख लीजिएगा। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप रुखसत होते हैं तो इंक्वायरी पूरी शुरू हो जाएगी कि आपने स्टॉक ट्रेडिंग कैसे की है, इनसाइडर ट्रेडिंग की है, आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे के मैनिपुलेट किया स्टॉक मार्केट को एंड सो ऑन। तो आई थिंक तो बहुत बड़ी एक रैकेट है ये वॉर। एंड आई थिंक पहला राउंड हुआ है, अभी शायद और राउंड हों, बट आई थिंक यू कैन सी हु इज़ प्रॉफिटिंग फ्रॉम इट एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फॉर डोनाल्ड ट्रंप। मेथड टू मैडनेस समझ आ रही है कि जंग से प्रॉफिट किसको हुआ। वो एक कोट है कि पहले हथियार बनाए जाते थे जंग में झोंकने के लिए, अब जंग लड़ी जाती है, बनाई जाती है उसमें हथियार झोंकने के लिए। बहरहाल ये तो सारी असेसमेंट्स हैं और ये सारा डाटा है कि तवानाई, दिफा और मालियात के कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो इस जंग से मुस्तफ़ीद हुए हैं। जहाँ दुनिया एक तरफ मुश्किलात का शिकार रही तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ ह्यूज फ़ायदे समेटे गए हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से तो साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की हाल ही में तनकीद सामने आई है कि सबको समझ आ रही है डोनाल्ड ट्रंप सदर क्यों बनना चाहते थे, वो इस नौयत का मुनाफा कमाना चाहते थे। तो इसी बाबत एक बड़ा अहम सवाल भी आया है और आपके और भी सवाल हैं जो हमने शो में शामिल करने हैं, लेकिन वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, फिर शामिल करेंगे सवाल। थैंक यू। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, मैं सवाल पढ़ी थी, उससे मुझे लगा कि जैसे आपको ज्योतिषी भी समझा जाता है कि आप कोई प्रेडिक्शन ऐसी भी करेंगे हिसाब लगा के सितारों का, वो मैं सवाल बाद में शामिल करूंगी। सबसे पहले इस एनालिसिस से रेलेवेंट फातिमा का इस्लामाबाद से सवाल। इस सिचुएशन में जबकि दुनिया ये समझती है कि ईरान जीत क्या है और अमेरिका हार क्या है, हम सभी ये समझते हैं और अमेरिका वाकई ईरान की शराइत पर जंगबंदी पर आमादा हो गया है, तो ऑफ कोर्स अमेरिका को पसपाई का सामना करना पड़ा है। तो अमेरिका ने या इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं गिराया? क्योंकि हमारे सामने एक दफ़ा ट्रंप ने ये ट्वीट भी की थी कि एक रात में ही पूरी सिविलाइजेशन तबाह कर दूंगा। ऑफ कोर्स उसका इशारा न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ था। तो वो उस वक्त भी ट्रंप को किसने रोका था, वो कैसे रुक गया था और अभी भी वो इस तरफ क्यों नहीं जाता? बीबी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक वक्त था जब ये शुरू हुई थी जंग, तो मेरा भी शक था कि ये ना हो कि अमेरिका पागल हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप है तो सही थोड़ा सा, और ना कर, और जब शिकस्त नज़र आ रही हो तो न्यूक्लियर वेपन ना इस्तेमाल करे। उस वक्त शक ये था कि न्यूक्लियर वेपन उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके ऊपर फेंक सकता है और फिर उसके बाद कहे कि जी हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर एवर ख़त्म कर दिया, और तो ये रूल आउट नहीं करना चाहिए। मगर फिर लोगों ने समझाया कि नहीं, इतना आसान नहीं है न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना। ये वो जापान वाली सिचुएशन नहीं है कि एक जंग वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने जा रहा था, सब एलाइज शिकस्त हो चुकी थी, एक जापान रह गया था, और वो भी इंडिकेशन थी कि जापान भी 1-2 महीने के अंदर अंदर हथियार छोड़ गिरा देगा। मगर उस वक्त अमेरिका ने ये फ़ैसला किया कि अब हमने आगे जाना है और ये जंग ख़त्म हो रही है, इसको एटम बम इस्तेमाल करके अपना इस्टेब्लिश कर लें हेजेमनी कि वी आर नाउ द फोरमोस्ट पावर, मिलिट्री पावर, क्योंकि उसके बाद रशिया के साथ भी कंपटीशन होनी थी। तो दे यूज्ड इट एज अ जेस्चर टू आगे हमने क्या करना है, जंग तो ख़त्म हो ही चुकी थी। तो ये सिचुएशन वो नहीं है कि कोई इन्होंने इस्टेब्लिश करनी किसी चीज़ की बात। उस वक्त सिर्फ अमेरिका था जिसके पास एटम बम था, अब तो 5, 6, 7 लोगों ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं। पहली बात तो ये, तो अगर वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करते हैं
तो फिर इसका ये मतलब है खुली छुट्टी हो जाएगी। वो साथ के साथ जो है उनमें से कोई भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है, और अगर अमेरिका की तनकीद नहीं होगी तो फिर उनकी कौन करेगा। और ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो भी फ़ारग हो जाएगी कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं वो कहेंगे अब इसके बगैर काम नहीं चलता, और शायद और लोग भी मुल्क भी तैयार हो जाए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए कि हमारे ख़िलाफ़ अगर न्यूक्लियर वेपन अमेरिका कर सकता है या इजराइल कर सकता है तो फिर हमारे पास भी होना चाहिए, और बाय हुक और बाय क्रुक वो भी फिर बनाना ना शुरू करते हैं। तो एक तो ये कि जो सारा इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है ऑन न्यूक्लियर वेपन्स ये फिर फ़ारग हो जाएगा अगर इजराइल या अमेरिका कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें। आइए आगे, ये जापान नहीं है, छोटा सा आइलैंड, 4-5 बड़े शहर, और अपने गिरा हुआ कदमों में गिरा हुआ फ़ारग हो चुका है, जंग हार चुका है, और उसको थोड़ा एक छोटा सा धक्का और देना है आपने, और आपने ये न्यूक्लियर के साथ वो धक्का दे दिया। दिस इज़ ईरान, 90 मिलियन पीपल, इतना बड़ा लैंड मैस, एक न्यूक्लियर बम के साथ एक न्यूक्लियर साइट के ऊपर ईरान नहीं पीछे हटेगा। ईरान का सारा सुपर स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं हो जाएगा। और अगर ऐसा न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया जाता है ऑन अ न्यूक्लियर साइट तो ईरान जो उसके पास जितनी स्टॉक पाइल है ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स एंड अदर थिंग्स, उससे सारी उम्र के लिए इसराइल को वाइप आउट कर देना। अगर 1000 मिसाइल इसराइल के हाइफा के ऊपर पड़े और या तेल अवीव पे जाए, इसराइल इज़ गॉन, ये फिर रिकवरी नहीं हो सकती। तो अगर आप न्यूक्लियर वेपन ईरान के ख़िलाफ़ करेंगे तो उसके साथ ईरान की मिलिट्री माइट जो है वो रातों रात ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो वो फिर पूरी की पूरी माइट के साथ आपको अटैक करेंगे, आपके एहसासों को, तो कुछ नहीं रहेगा। पहली बात है, ये सोचना पड़ता है कि यार फिर रिएक्शन जो आएगा वो क्या होगा। ये तो नहीं है जैसे इन्होंने कहा कि जी जंग कर लें, सोचा ही नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या होगा, तो अब पता चला ना ईरान ने क्या किया। तो ईरान तो उड़ा देगा इसराइल को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होता है ईरान के ऊपर तो एक के साथ तो काम नहीं, इसका मतलब चलेगा आपको काफ़ी सारे करने पड़ेंगे उसकी न्यूक्लियर माइट को, उनकी मिलिट्री माइट को ख़त्म करने के लिए। तो वो तो इम्पॉसिबल है, इट्स सच ए ह्यूज कंट्री। और वो द शिया फेथ सैक्रिफाइस वो तो बिल्ट इन दैट सिविलाइजेशन, तो वो तो लड़ेंगे, और जब वो लड़ेंगे तो सारा गल्फ़ जो है वो आग लग जाएगी, सारे गल्फ़, सारे तेल जो है वो फ़ारग हो जाएगा। आप अभी 20% 2 महीने के लिए 20% ऑयल सप्लाईज जो है वो डिसरप्ट हो गई हैं, वो आपको 10 सालों के लिए सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब ईरान काउंटर अटैक करेगा ऑन ऑल द गल्फ स्टेट्स एंड ऑन इसराइल, सब उड़ जाएगा। थर्ड, न्यूक्लियर फॉलआउट जो होगी उस बम की, वो सिर्फ वहाँ तक नहीं रहेगी, वो क्लाउड जो है वो फ्लोट करेगा, वो पाकिस्तान की तरफ भी आएगा, इंडिया की तरफ भी आएगा, इराक़ की तरफ भी जाएगा, सीरिया की तरफ भी जाएगा, टर्की की तरफ भी जाएगा, वो रुकेगा नहीं, वो इंडियन ओशन में भी जाएगा। तो वो तो इट विल क्रिएट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन फार एंड वाइड। तो जो आपके एहसासें हैं वो भी उड़ जाएंगे उसके अंदर, सबसे पहले तो वो उड़ेंगे। तो मतलब है कि तो इस किस्म के इश्यूज़ हैं। और आखिरी पॉइंट वाई दे कांट यूज़ इट, वो ये है कि जो मॉरल हाई ग्राउंड जिसकी बेसिस के ऊपर लीडरशिप अमेरिका ने ली हुई है, अब वो फ़ारग हो जाएगी। और ये जो रुकावट बनी हुई है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये फिर टूट जाएगी। फिर एवरीबडी विल स्क्रैम्बल टू गेट न्यूक्लियर वेपन्स, यहाँ तक कि ईरान को भी आप नहीं रोक सकेंगे। दे विल, जो भी उनके पास है इस वक्त, वो उसी के साथ डर्टी बॉम्ब भी वो इसराइल के ऊपर फेंक सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि देर इस किस्म के इश्यूज़ हैं बीबी कि इसीलिए अमेरिका या इसराइल न्यूक्लियर वेपन नहीं इस्तेमाल कर रहा और ना ही कर सकता है इस सिचुएशन में। मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं अगर ऐसा किया जाता है, और किस चीज़ ने रोके रखा यूएस को, ये आपने जाना। फातिमा इस्लामाबाद से आपका शुक्रिया। अब इंग्लैंड से अहमद। What does a state of equilibrium look like within the Middle East? Does it look like redrawn borders, nuclear armament, any one or two plausible scenarios? And it will also be helpful if you could provide any historical analogies, because as they say, history doesn't repeat, but it often rhymes. अच्छा, अब आप पूछ रहे हैं कि जी लॉन्ग टर्म इस कॉन्फ्लिक्ट में अलायंसेस क्या बनेंगे और गल्फ की क्या सिचुएशन होगी, अमेरिका की क्या सिचुएशन हो। ह्यूज किताबें लिखी जा सकती हैं, लिखी भी गई हैं और लिखी जा रही हैं इस वक्त। सो इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स में आपको मोटी बात बता देता हूँ। इस वक्त पहले जो गल्फ़ की सिक्योरिटी थी वो अमेरिका ने ली हुई थी, मेरा ख्याल है वो ख़त्म हो गई है। अमेरिकन अब सिक्योरिटी गारंटीज गल्फ़ को स्टेट्स को नहीं दे सकता। दैट मीन्स अमेरिकन बेसिस की अब यूटिलिटी नहीं रही। और नंबर 1, नंबर 2 दैट मीन्स कि गल्फ़ स्टेट्स को अब ईरान के साथ बात करनी पड़ेगी, और ईरान के साथ जैसे कहते हैं ना लिव एंड लेट लिव
पॉलिसी करनी पड़ेगी। उनको भी इस बात का एहसास हो गया अमेरिका उनको बचा नहीं सकता और उनके पास ऐसे हथियार नहीं हैं कि वो इवन मिल के भी ईरान को डिफीट नहीं कर सकते। अमेरिका और इजराइल नहीं कर सके तो ये गल्फ स्टेट्स क्या करेंगी। सो इसलिए बायलैटरली भी अब कोशिश हो जाएगी शुरू कि ईरान के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है विद अमेरिका, ये अगर है तो ठीक है, ये अमेरिका और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट है, हम अमेरिका की मदाखलत को रोकते हैं एज़ फार एज़ वी आर कंसर्न, हम नहीं बेसिस को चलने देंगे, ख़त्म कर देंगे बेसिस, और आपके ख़िलाफ़ भी महाज नहीं बनाएंगे और आप हमारे साथ जो है ना कोई सेटलमेंट कर लें इन टर्म्स ऑफ पीस एग्रीमेंट्स कि एक दूसरे के ऊपर जंग नहीं करेंगे, तजारत करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैं समझता हूँ इन द नेक्स्ट 2 years 1 to 2 years ये जो सारे ममालिक हैं गल्फ़ स्टेट्स के, ये एक एक करके बायलैटरली कोई ना कोई ईरान के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे और क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि दे शुड बी एट वॉर विद ईरान, और ईरान भी ये चाहेगा कि ये सारी जो रीजन है इसके अंदर कुछ अमन होना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड एक जो नया ब्लॉक बन रहा है वो एक ख़तरनाक ब्लॉक बन रहा है, जो कि ये सारे बायलैटरल अरेंजमेंट्स अगर आगे होने हैं तो उसको वो ख़राब भी कर सकता है। दैट इज़ द इंडिया एंड इसराइल एक्सेस, इसमें एक आध गल्फ़ स्टेट भी इन्वॉल्व है। अब वो क्या किस तरीके से वो गल्फ़ पॉलिटिक्स के ऊपर उसका असर होता है, मैं समझता हूँ ज़्यादा असर नहीं होगा। इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान है, जिसकी वजह से वो इसराइलीज़ को उन्होंने दावत दी है, उनका साथ दे रहे हैं, उनसे इंटेलिजेंस इक्विपमेंट ले रहे हैं, उनसे ड्रोन्स ले रहे हैं, उनसे रॉकेट्स ले रहे हैं, उनसे इस किस्म की मिलिट्री टू मिलिट्री ट्राइज बन रही है, और वो आई थिंक दैट इज़ इंडियाज़ मेन कंसर्न। मेरा ख्याल है कि इंडिया के अंदर उनको मौका मिला है कि एक यूएई के साथ वो कोई अपना मुआहदा बना लें, वो कर भी लें, दैट्स गुड, मगर मेरा नहीं ख्याल उसकी कोई ख़ास अहमियत होगी। आई थिंक इवन यूएई को भी ईरान के साथ बात करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ सेटलमेंट करनी पड़ेगी, वो अलग नहीं रह सकते अभी जो सो ये तो मुझे यहाँ लग रहा है गल्फ़ के अंदर गोइंग फॉरवर्ड कुछ वक्त लगेगा कि ब्लॉक अगर कोई ब्लॉक बना तो या तो ऐसा ब्लॉक वो बात करेंगे ईरान के साथ, या बायलैटरली एक एक करके अपने अपने जो मसले हैं वो कर लेंगे तय। ब्लॉक बनना मुश्किल है, सबको एक सफ़े पे लाना हो भी सकता है, कोशिश भी होगी। आपको पता है कि टर्की और ईरान और सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और कतर ये बात तो कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई कॉमन ग्राउंड हो, कोई प्लेटफॉर्म बना लिया जाए। मेरे ख्याल बन भी जाएंगे, मगर उसके अलावा बायलैटरल्स भी अब शुरू हो जाएंगे बनने। पहली बात तो ये। दूसरी बात रही कि अमेरिका का क्या होगा और इसराइल का क्या होगा। अब एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि एक ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में भी इंक्लूडिंग इन अमेरिका इसराइल के ख़िलाफ़ हो गया है आफ्टर द जेनोसाइड। यूरोप में भी इसराइल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट हो रहा है, और मगर इसराइल इस मूड में नहीं है कि वो गिव अप कर दे अपने ग्रेटर इसराइल के एम्बिशंस। सिर्फ ये नेतन्याहू का मसला नहीं है, सारे इसराइल का मसला है। 80% इसराइलीज़ जो हैं वो नेतन्याहू की ये पॉलिसी को, हार्ड लाइन पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, और अगर नेतन्याहू को कुछ होता भी है तो जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी इससे ज़्यादा आगे बढ़ के कत्ल गारत करना चाहते हैं। सो एक तो ये इसराइल की बात है कि इसराइल के अंदर किस किस्म की तब्दीली आएगी, क्या अमेरिका का उसके अंदर कोई रोल होगा या नहीं होगा। आपने सुन ही लिया उधर अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल ज़्यादा देर अग्रेसिव पोस्चर नहीं अडॉप्ट कर सकता। वो जो इब्राहिम अकॉर्ड से वो फारग हो गए, अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही है, जैसे बेसिस की कोई अहमियत नहीं रही गल्फ़ के अंदर। तो अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के अंदर किस किस्म की तब्दीली आ सकती है। मेरा ख्याल है जो तब्दीली आ रही है वो आप देखिएगा मिड टर्म्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को डिफ़ीट होगी, रिपब्लिकन्स को सबक सिखाया जाएगा, आवाम सबक सिखाएगी उनको, और अगली इलेक्शन जो होनी है वो भी डेमोक्रेट्स जीतेंगे। अच्छा, अब डेमोक्रेट्स के अंदर तब्दीली आएगी, डेमोक्रेट्स की प्रो एस्टैब्लिशमेंट प्रो इजरायली फिगर्स जो हैं वो फारग हो जाएंगे, और ममदानी साहब ने जिस किस्म की सियासत शुरू की है वो सियासत जो है वो उसको हवा मिलेगी और लोग उसी की तरफ चले जाएंगे। इसराइल की जो पावर है इन अमेरिका वो अगले 3, 4, 5 साल के अंदर गिरेगा, कम होगा। अब हर बात जो इसराइल चाहता है वो नहीं होगी, अमेरिका हर बात नहीं मानेगा। एक तो ये भी फ़र्क पड़ेगा। यूरोप तो ऑलरेडी आपको पता ही है जो यूरोप का हाल है। कीर स्टारमर साहब ने जिस तरीके से इसराइल का सपोर्ट किया और सेंसरशिप की और जिस किस्म के कदम उठाए, ऑलरेडी उनकी छुट्टी हो गई है। तो यूरोप के अंदर भी एंटी इसराइल सेंटिमेंट बढ़ रहा है दिन ब दिन।
तो और बाय द वे एंटी अमेरिकनिज्म यूरोप में भी बढ़ रही है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बेइज्जती की है यूरोपियंस की, आई डोंट थिंक किसी ने आज तक ऐसी की है उनके साथ। सो आई थिंक द ग्लोब इज़ चेंजिंग। इसके अंदर रशिया चाइना के और वो भी ग्रेट प्लेयर्स हैं, वो आगे देखना क्या होना क्या नहीं होना। बट ये याद रखें, द कोर इशू पावर का है। पावर जो है अमेरिका की कम हो रही है, ये नहीं रातों रात हो जाएगी ख़त्म, ये नहीं कि अपने एडवेंचरिज्म ये ख़त्म कर देगी चलेगा, बट मल्टीलैटरल पावर सेंटर्स बढ़ रहे हैं, अपने पाँव पे खड़े होंगे, और ये कश्मकश जो है आगे इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होगी, अलायंसेस भी बनेंगे, तजारत भी होगी, रुकेगी भी। So in the next 2 or 3 years, I see a lot of instability in the international global system on the economic front and on the political front. कौन देगा आपको इतने मुख्तसर वक्त में इतना जामे तज्जिया अगले 2 से 3 साल से लेकर 2 से 3 दहाइयों तक का? अहमद, आपके सवाल का बहुत शुक्रिया, नक्शा मिल गया आपको सारी कड़ियों समेत। इसके अलावा मैं फ़र्दन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन आप जानते हैं आपके नाम और आपके सवाल हमारे सर आँखों पर। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।